हेलो दोस्तों, वेलकम टू एके स्टडी नोट्स। आप सभी दोस्तों का मैं शुक्ला बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। आज की वीडियो में बात करेंगे बीए थर्ड सेमेस्टर के सभी छात्र छात्राओं के लिए जो समाजशास्त्र से बिलोंग करते हैं, सोशियोलॉजी ले रखे हैं, उनके लिए आज के कुछ नए प्रश्न पत्रों के साथ आए हुए मॉडल पेपर सॉल्व कराया जाएगा और आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ। तो दोस्तों बने रहे वीडियो के अंत तक कि आज की क्लास में बहुत ही मज़ा आने वाला है। और हमारे चैनल में अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को तो बिल्कुल मिलता रहे। जी हाँ दोस्तों, अगर हमारे चैनल में आप लोग नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और अच्छे से आप लोग पढ़िए, यही हमारी आप लोगों से आशा है। और अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करिए। सबसे बड़ी बात दोस्तों, आज से हम आप लोग के बीच में कुछ नए तरीके से बताने वाले हैं, क्योंकि इसमें जो समाजशास्त्र का पेपर होता है बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। इसमें आपका लिखावट देखा जाता है और आपके जो माइंड इंटरेक्शन होता है उसको देखा जाता है कि आप कितना अच्छा सा लिखते हैं, कितना आपको समाज के बारे में पता होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको लिखना होता है। तो ये आपका जो गणनाएं होती हैं तो इसी के अकॉर्डिंग आपको पेपर करना होता है। तो दोस्तों कुछ इसी तरीके से आपको आज के इस वीडियो को देख के आप लोग करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाएंगे और अच्छे से आपका पेपर भी सॉल्व हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में मॉडल पेपर जो आपके लिए लेके आए हैं वो थर्ड सेमेस्टर के सभी छात्र छात्राओं के लिए हैं। और उनके लिए सबसे आकर्षक बात यह है दोस्तों कि पेपर नज़दीक है और जो ये मॉडल पेपर सॉल्व कराया जा रहा है इसमें से आपको 99% आपके जो क्वेश्चन होंगे वो आपके पेपर में सम्मिलित होंगे। तो दोस्तों चलिए चलते हैं आज के इस वीडियो की तरफ, इस क्लास की तरफ, क्योंकि क्लास में आज के कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो आज के वीडियो आपके नाम होगी दोस्तों। आइए चलते हैं क्लास की तरफ। जी हाँ दोस्तों, बीए द्वितीय वर्ष के थर्ड सेमेस्टर के सभी छात्र छात्राओं के लिए है समाजशास्त्र। प्रश्न पत्र उनका है कि भारत में सामाजिक परिवर्तन तथा सामाजिक आंदोलन। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। टाइम 3 घंटे का है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत ये आपका प्रश्न बनाया गया है 2020 के अकॉर्डिंग। आपका है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। खंड आ से सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न का आंसर आपको 50 शब्दों में देना होगा। पहले का फर्स्ट है आंसर आपका कि सामाजिक परिवर्तन का अर्थ एवं परिभाषा दीजिए। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, क्योंकि ये प्रश्न आपका सबसे पहले और सबसे पहला टॉपिक होता है कि सामाजिक परिवर्तन का अर्थ किसे कहते हैं। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है दोस्तों, क्योंकि ये प्रश्न अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाएगा और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। और ये देख लेना कि आपके 100 to 100 में बता रहा हूँ कि 100% आपके पेपर में प्रश्न पूछा जाएगा। किसी भी यूनिवर्सिटी से आप बिलोंग करते हैं तो ये आपका सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न बनता है। तो बात करेंगे, पहले का फर्स्ट है कि सामाजिक परिवर्तन का अर्थ होता है कि समाज की संरचना अर्थात अंतः क्रियाओं में परिवर्तन। मतलब कि अंतः मतलब होता है अंदर की क्रियाएं, यानी कि अंदर का कार्य का परिवर्तन। जैसे मान लो अगर आपके अंदर कोई निगेटिव थे उसको पॉजिटिव में लाते हैं तो इसका जो परिवर्तन होता है इसी को हम कहते हैं अंतः क्रिया, इसी को बोलते हैं। उसके बाद में फिर आपका आता है कि सामाजिक परिवर्तन से अभिप्राय उस स्थिति से होता है जिसमें समाज द्वारा स्वीकृत संबंधों, प्रक्रियाओं, प्रतिमानों और संस्थाओं का रूप इस सीमा तक परिवर्तित हो जाता है कि उनसे पुनः अनुकूलन करने की समस्या उत्पन्न हो जाती है। यहीं पे गिन्सबर्ग जी के अनुसार कहा गया है कि सामाजिक परिवर्तन से हमारा तात्पर्य सामाजिक ढांचे में परिवर्तन होना अर्थात समाज के आकार, इस विभिन्न अंगों के बीच संतुलन अथवा समाज के संगठन में होने वाला परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन है। उसके बाद में फिर किंग्सले डेविस जी के अनुसार कहा गया है, किंग्सले डेविस महोदय जी के अनुसार बताया गया है, उन्होंने अपना मत प्रकट किया है। उन्होंने कहा है कि सामाजिक परिवर्तन से हमारा अभिप्राय उन परिवर्तनों से होता है जो सामाजिक संगठन अर्थात समाज की संरचना और कार्यों से उत्पन्न होते हैं। तो यानी कि जो मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में बताया कि अपने अंदर की बुराइयों को हम अच्छे रूप में प्रदर्शित करें या हम अपने अंतर की जो क्रिया है उसको हम दूसरे रूप में परिवर्तित करें, तो इसी को हम अंतःक्रिया या सामाजिक परिवर्तन के रूप में होता है। समझ में आया दोस्तों। अब आपका आता है सेकंड प्रश्न आता है आपका, सेकंड क्वेश्चन आता है कि संरचना में परिवर्तन। बहुत ही बढ़िया प्रश्न ये भी आपका है कि संरचना में परिवर्तन किसे कहते हैं।
उसके बाद फिर आपका सामाजिक संरचना में परिवर्तन। संरचना में परिवर्तन से तात्पर्य होता है कि संरचना के किसी भाग में परिवर्तन, भाग में परिवर्तन यानी कि संशोधन से है। जो किसी चीज़ को हम संशोधन करते हैं, यानी कि जैसे विशेष धर्म, जाति, भाषाई समुदाय आदि के अनुयायियों की संख्या में परिवर्तन अथवा समाज की संरचना में परिवर्तन होता है। तो ये होता है समाज की संरचना में परिवर्तन। किसी चीज़ को हम जैसे अगर विशेष बात करें तो धर्म से हो जाता है, जाति से परिवर्तन, भाषाई समुदाय आदि के अनुयायियों की संख्या में परिवर्तन। तो ये सारे परिवर्तन हमारा ही संरचना परिवर्तन होता है। उसके अंदर आपका आता है नेक्स्ट प्रश्न कि सामाजिक परिवर्तन के प्रतिमान। सामाजिक परिवर्तन के प्रतिमान कौन कौन से हैं? अब इसमें होता है आपका कि सामाजिक परिवर्तन के प्रतिमान से आशय उसके विशेष रूप से बीयरस्टीड जी महोदय जी के अनुसार कहा गया है कि प्रतिमान का तात्पर्य परिवर्तन के उस ढंग से होता है जिसे समाज के अधिकांश लोग स्वीकार करते हैं। साथ ही एक समय में समाज के विभिन्न क्षेत्रों में परिवर्तन एक विशेष अंग यानी कि विशेष अंग से देखने को मिलता है, यानी कि विशेष ढंग से देखने को मिलता है। इस आधार पर मैकाइवर पेज ने सामाजिक परिवर्तन के निम्न 3 प्रतिमानों का उल्लेख किया है। पहला कौन सा आता है? प्रथम प्रतिमान कौन सा है? रेखीय। इसमें आपका था कि प्रौद्योगिकी तथा वैज्ञानिक परिवर्तन के क्षेत्र में जो रेखीय यानी कि प्रथम उन्होंने बताया है। दूसरा आता है आपका उतार चढ़ावदार यानी कि उतार चढ़ाव में, जैसे जनसंख्या तथा आर्थिक क्रियाओं के क्षेत्र में। जैसे जनसंख्या की आर्थिक क्या है, नीचे कभी चलती है, कभी ऊपर चलती है। कभी आपकी इनकम हो जाता है 4 लाख तो कभी आपकी 1 लाख हो जाती है, कभी 50,000 होती है, कभी 10,000 होती है। इसी तरीके से आपका ये तीसरा आता है आपका तृतीय प्रतिमान जो है वो तरंगीय होता है। जैसे फैशन तथा सांस्कृतिक परिवर्तन के क्षेत्र में फैशन कहा जाता है, उसके में संस्कृति का मतलब होता है किसी को कुछ पसंद होता है नृत्य में, जैसे भजन हो गया, कीर्तन हो गया। उसके बाद में फिर किसी को चलचित्र पसंद होता है। तो ये सारी चीज़ें वो अपने हिसाब से सांस्कृतिक परिवर्तन के अंतर्गत हो जाते हैं। और उसके बाद फिर आपका आता है नेक्स्ट प्रश्न, यानी कि चौथा प्रश्न आता है। तीसरा प्रश्न हमने आपको बता दिया कि प्रौद्योगिकी का अर्थ स्पष्ट कीजिए। बहुत ही बढ़िया प्रश्न ये भी आपका, प्रौद्योगिकी का मतलब क्या होता है? अब प्रौद्योगिकी का अर्थ होता है उस व्यक्ति से, यानी कि प्रौद्योगिकी का आशय उस व्यवस्थित ज्ञान से होता है जिसके द्वारा विभिन्न यंत्रों तथा उपकरणों का प्रयोग संभव हो पाता है। इस प्रकार यह कह सकते हैं कि उद्देश्य पूर्ति के लिए जिन साधनों का हम प्रयोग करते हैं उनसे संबंधित उपकरण अथवा ज्ञान के प्रौद्योगिकी कहते हैं। यानी कि उस संबंधित उपकरण ज्ञान को हम प्रौद्योगिकी कहते हैं। सामान्यतः लोग प्रौद्योगिकी का अर्थ यानी उपकरणों अथवा यंत्रों का मतलब होता है मशीनों, किंतु वास्तविकता यह नहीं है। उपकरण, यंत्र तथा प्रौद्योगिकी अलग अलग अवधारणाएं हैं। प्रौद्योगिकी में इसका जो यानी यंत्रों से लगाते हैं उसका जो यंत्र का यानी कि प्रौद्योगिकी का यंत्र होता है यानी उपकरण होता है, उसे हम इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं इंग्लिश में। इसको अलग अलग अवधारणाएं बताया गया है। उसके बाद फिर आपका आता है नेक्स्ट प्रश्न पांचवा कि सांस्कृतिक परिवर्तन है कि सांस्कृतिक परिवर्तन का अर्थ क्या है? सांस्कृतिक परिवर्तन का अर्थ होता है कि समाज की संस्कृति के मूल तत्वों में परिवर्तन, अर्थात रीति रिवाजों, रहन सहन, खान पान की विधियों, संगीत, नृत्य, कला कौशलों, धर्म दर्शन, आदर्श विश्वास तथा मूल्यों के विशिष्ट रूप में परिवर्तन। फिर डासन तथा गेटिस जी के अनुसार कहा गया है कि सांस्कृतिक परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन है, क्योंकि समस्त सांस्कृतिक अपनी उत्पत्ति, अर्थ तथा प्रयोग में सामाजिक रूप से परिवर्तन करते हैं। तो ये आता है सांस्कृतिक परिवर्तन का अर्थ। उसका फिर छठा प्रश्न आता है विकास के प्रकार। विकास के प्रकार कौन कौन से हैं? अब विकास जो सामाजिक परिवर्तन के साथ साथ आर्थिक वृद्धि को भी व्यक्त करता है, उसे हम सूत्र में निम्न परिवर्तन के रूप में व्यक्त करते हैं। जैसे आपका आता है, अब यहाँ पे हम कहेंगे विकास का मतलब होता है परिवर्तन प्लस आर्थिक वृद्धि, यानी कि विकास जो होता है परिवर्तन प्लस आर्थिक वृद्धि। जैसे जैसे आपका परिवर्तन होता है वैसे वैसे आपकी आर्थिक स्थिति क्या होती है? वृद्धि होती है। जैसे जैसे आपका
परिवर्तन होता है उसी के अनुसार आपकी आर्थिक जो कमी होती है वो कमियाँ किसी किसी की कमी होती चली जाती है। तो यही होता है विकास में विकास के प्रकार। अब जैसे विकास के मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? पहला आपका आता है आर्थिक विकास, दूसरा आपका आता है राजनीतिक विकास और तीसरा आता है आपका सामाजिक विकास। सामाजिक विकास, तो ये 3 मुख्य रूप से आपके विकास के प्रकार होते हैं। पहला आर्थिक, दूसरा राजनीतिक और तीसरा सामाजिक। उसके बाद फिर आपका 8वां प्रश्न आता है सूचना प्रौद्योगिकी। सूचना प्रौद्योगिकी हम किसे कहते हैं? इसमें लिखना होगा आपको कि आज विश्व समाज में सामाजिक परिवर्तन का सबसे सशक्त कारक सूचना प्रौद्योगिकी है, जिसने सामाजिक संबंधों को न केवल तीव्र गति से परिवर्तित किया है अपितु उसमें क्रांति का श्री गणेश कर दिया है। परंपरागत सामाजिक संबंधों में अप्रत्याशित बदलाव इसी सूचना प्रौद्योगिकी की देन है। 21वीं सदी का सामाजिक परिवर्तन सूचना प्रौद्योगिकी पर केंद्रित है। विज्ञान के अनेक चमत्कारों में एक चमत्कार सूचना प्रौद्योगिकी का क्रांति है। सभ्यता के विकास के प्रारंभिक दिनों में सूचनाओं का प्रसारण नहीं के बराबर था, इसलिए एक स्थान पर घटी कोई घटना अन्य जगहों पर अपना प्रभाव नहीं डाल पाती। हालांकि हलकारों पक्षियों का सहारा सूचना भेजने के लिए किया जाता था। डाक तार विभाग खुला, उसका फिर छपाई की मशीनें आई, टेलीफोन हुआ, फिर बेतार का तार आया और इस प्रकार सूचना प्रसारण का क्षेत्र बढ़ा। आज सूचना प्रौद्योगिकी में हुए आविष्कारों के कारण पूरा विश्व का एक परिवार की भांति हो गया। जैसे परिवार में हुई प्रत्येक गतिविधि हर सदस्य की विदित हुई, यानी उसी प्रकार आज विश्व समाज के प्रत्येक गतिविधि सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से सभी को पता है। टेलीविज़न और कंप्यूटर ने सूचना प्रौद्योगिकी में क्रांति लाकर सामाजिक संबंधों को पूरी तरह प्रभावित कर सामाजिक परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त किया। तो ये होता है आपका सूचना प्रौद्योगिकी। उसका फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है 8वां प्रश्न कि पश्चिमीकरण। अब पश्चिमीकरण किसे कहते हैं? इसमें बताएगा साधारण शब्दों में कहा जाता है कि पश्चिमीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें परिणाम स्वरूप किसी गैर पश्चिमी समाज की संस्थाएं जैसे ज्ञान, विश्वास तथा मूल्यों में परिवर्तन स्वाभाविक हो जाता है। भारतवर्ष में पश्चिमीकरण का स्पष्ट प्रभाव यहाँ की मूलभूत संस्थाओं पर देखा जा सकता है। प्रोफेसर M.N. श्रीनिवास जी ने लिखा है कि 150 वर्षों की अंग्रेजी राज्य के फलस्वरूप भारतीय समाज और संस्कृति में होने वाले परिवर्तन के लिए अन्यत्र मैंने पश्चिमीकरण शब्द का प्रयोग किया है। यह शब्द प्रौद्योगिकी, संस्थाएं, विचारधारा और मूल्य आदि विभिन्न स्तरों पर होने वाले परिवर्तनों को आत्मसात करता है। आत्मसात का मतलब होता है उस पर हम अमल करते हैं, यानी उस पर हम विशेष ध्यान देते हैं। उसके बाद फिर आपका आता है नेक्स्ट प्रश्न 9 नंबर सार्वभौमिकरण। सार्वभौमिकरण किसे कहते हैं? सार्वभौमिकीकरण प्रक्रिया का प्रथम उल्लेख रॉबर्ट रेडफील्ड और मिल्टन सिंगर जी के अनुसार कहा गया है कि सांस्कृतिक चेतना के प्रसार के संदर्भ में मैकिम मरियट ने सार्वभौमिकरण का प्रयोग न केवल सांस्कृतिक चेतना अपितु सांस्कृतिक विषय वस्तुओं को आगे बढ़ाने और उससे अधिक विस्तार देने का व्यापक अर्थ में किया है। मैकिम मरियट ने सार्वभौमिकरण को परिभाषित करते हुए लिखा है, जब लघु परंपरा के तत्व जैसे देवी देवता, प्रथाएं, संस्कार आदि ऊपर की ओर बढ़ते हैं और उनका क्षेत्र विस्तृत होता है और उनका मूल स्वरूप परिवर्तित होता है और वे बृहद परंपरा के रूप में पूरे समाज में प्रतिष्ठित हो जाते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम सार्वभौमिकरण यानी यूनिवर्सल बोलते हैं। हम सार्वभौमिकरण यानी यूनिवर्सल ट्रुथ बोलते हैं, सार्वभौमिकरण सत्य बोलते हैं इसे हम। उसके बाद फिर आपका आता है नेक्स्ट प्रश्न सुधार आंदोलन का उद्देश्य क्या है? सुधार आंदोलन के उद्देश्य के बारे में आपको हम यहाँ पे बताएंगे। अब इसमें लिखना होगा आपको सुधार आंदोलन उद्देश्य में
तो दोस्तों इसमें आपको लिखना होगा कि सुधार आंदोलन सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए प्रारंभ किए जाते हैं। प्रमुख सामाजिक समस्याएं जिनके केंद्र मानकर सुधार आंदोलन प्रारंभ हुए हैं वे कौन कौन से हैं? जैसे बाल विवाह हो गया आपका, विधवा विवाह, दहेज, बहुपत्नी विवाह यानी कि बहुपत्नी विवाह, विवाह विच्छेद। बहुपत्नी विवाह का मतलब होता है एक से अधिक, बहु का मतलब होता है एक से अधिक, जैसे हम बोलते हैं एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। बहुवचन मतलब एक से ज़्यादा। उसका भी विवाह विच्छेद, विवाह का विच्छेद, विवाह विच्छेद का मतलब होता है विवाह को कट करना या विवाह किसी की शादी में उसको रुकावट करना, रुकावट पैदा करना। अंतरजातीय विवाह, नारी शिक्षा की कमी, नारी की परिस्थिति, अस्पृश्यता, वैश्यवृत्ति, नशाखोरी, क्षेत्रवाद और जातिवाद आदि ये आते हैं सुधार आंदोलन की उद्देश्य के अंतर्गत। तो ये सारी चीज़ें आपको, सबसे बड़ी बात होता है सुधार आंदोलन के प्रमुख उद्देश्य। तो ये सारे प्रश्न थे आपके सेक्शन ए के अंतर्गत, यानी कि खंड आ से। खंड आ से आपको सारे प्रश्न हमने एक एक करके बताया। उसमें आपको अगर कोई भी डाउट्स है या आपको समझ में नहीं आया तो दोबारा वीडियो को ज़रूर देखिए। और ये सारे प्रश्न अगर हम बात करें तो 98% आपके पेपर पे पूछे जाएंगे, 2% ना के बराबर। 2% बात करें, 98 का मतलब समझते हैं आपका कि अगर आपको 8 प्रश्न अगर आपके पेपर में पूछा गया है तो इसमें से 6 प्रश्न आपके कन्फर्म होते हैं। तो ये आपका रेशियो अवेलेबल होता है। अगर ये चीज़ें अगर आप गणना करके चलते हैं तो प्रश्न के जो प्रश्न पत्र के आपके जो पेपर के प्रश्न होंगे उसमें आपको 100% सॉल्यूशन यहीं से मिल जाते हैं। तो इसी वजह से आपका जो पेपर होता है बहुत ही अच्छे से जाता है, बहुत अच्छे से करके आते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको खुद ही गणना करना पड़ता है। उसका फिर आपका नेक्स्ट सेक्शन आता है कि खंड बा। खंड बा में आपका केवल 5 प्रश्न अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न का आपको जो आंसर लिखना है वो 200 शब्दों में है। दूसरा प्रश्न आपका आता है कि मार्क्स के सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत क्या है, यानी जो मार्क्स के सिद्धांत हैं उसमें सामाजिक परिवर्तन के बारे में यहाँ पे आपको लिखना है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, क्योंकि ये सारे प्रश्न अगर देखा जाए तो मॉडल पेपर का एक आपके जो प्रश्न पत्र पेपर में होता है उसके अकॉर्डिंग होता है और उसी को एक पेपर ही मान लीजिए, क्योंकि जो प्रश्न आपके वहाँ पूछा जाता है वही प्रश्न आपको यहाँ पे बताया जाता है। तो देर ना करें दोस्तों, अगर हमारे चैनल में नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और लाइक जरूर करना ना भूलें और बेल आइकन दबा दीजिए कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को तो बिल्कुल मिलता रहे दोस्तों। अब इसमें लिखना होगा कि मार्क्स के सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत क्या है। मार्क्स के अनुसार समाज में आर्थिक तत्व सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। समाज के विभिन्न पक्ष आर्थिक पक्षों की देन है। इसका प्रभाव समाज की महत्वपूर्ण संरचना के लिए पड़ता है। उत्पादन के साधनों में जब परिवर्तन होता है तो उसका प्रभाव मनुष्य के राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक एवं नैतिक जीवन के ऊपर पड़ता है। यह सिद्धांत मनुष्य के समस्त संबंधों को आर्थिक तत्वों के आधार पर निर्मित मानता है। यही आर्थिक तत्व यानी कि मार्क्स की दृष्टि में समस्त वर्ग संघर्ष का मुख्य कारण है। आर्थिक विषमता के दूर होने के साथ साथ सामाजिक विषमता भी दूर हो जाती है। मार्क्स ने सामाजिक परिवर्तन में केवल आर्थिक तत्व को ही स्वीकार नहीं किया है बल्कि इसे एक नवीन सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया है। मार्क्स जी के अनुसार कहा गया है कि इतिहास के क्रम में यह ज्ञात होता है कि आर्थिक परिवर्तन के फलस्वरूप समाज में भी परिवर्तन होते हैं और उत्पादन के साधनों का इसमें मुख्य हाथ होता है। उत्पादन के साधन व सामाजिक परिवर्तन, हेडिंग डालेंगे उत्पादन के साधन व सामाजिक परिवर्तन। मार्क्स जी के अनुसार कहा गया है इसमें कि पहले उत्पत्ति के साधन बहुत कम होते थे, पर विकास की ओर अग्रसर होने पर उत्पत्ति के साधनों में वृद्धि होती गई। समाज में परिवर्तन करने में आर्थिक परिस्थिति ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। धीरे धीरे जब उत्पत्ति के साधनों और उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन होता गया वैसे वैसे समाज में भी परिवर्तन होता गया। उसके बाद में फिर आपका आता है कि सामाजिक परिवर्तन के इतिहास। इसमें लिखेंगे आप लोग सामाजिक परिवर्तन के इतिहास में, यानी कि हिस्ट्री ऑफ, इसे कहते हैं कि हिस्ट्री ऑफ सोशल चेंज, यानी हिस्ट्री ऑफ सोशल चेंज। परिवर्तन की प्रतिस्थापना को मार्क्स ने इतिहास के आधार पर स्पष्ट करने का प्रयास किया है। उसने विकास के प्रत्येक कर्मों पर दृष्टिगत किया। इतिहास के विभक्तिकरण ने उसमें 5 भागों में
किया है। कौन कौन से? पहला तो आदिम युग हो गया, दूसरा आपका दासत्व युग, तीसरा सामंतवादी युग, तीसरा पूंजीवादी युग और पांचवा आपका समाजवादी युग। इन प्रत्येक युगों की आर्थिक व्यवस्था भिन्न भिन्न थी, जिनकी अपनी अलग अलग विशेषताएं थी। सामाजिक परिवर्तन में आर्थिक कारणों का विशेष योगदान होता रहा। आर्थिक परिस्थितियों में परिवर्तन में मनुष्य के विचार, रहन सहन, आदत, विश्वास आदि सभी पक्ष प्रभावित होते हैं। परिणाम स्वरूप समाज में भी परिवर्तन होता है। अतएव मध्यकाल में वर्तमान काल तक के सभी विचारक सामाजिक परिवर्तन में आर्थिक परिस्थितियों के योग को स्वीकार करते हैं। तो ये थे आपके मार्क्स के सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत। उसके बाद फिर आपका तीसरा प्रश्न आता है कि सामाजिक प्रगति की विशेषताएं बताइए। बहुत ही बढ़िया प्रश्न ये भी है, सामाजिक प्रगति की विशेषताएं कौन कौन से हैं। उसके बाद फिर आपका आता है सामाजिक प्रगति की विशेषताएं। इसमें आपको लिखना है कि विभिन्न समाजशास्त्रियों के मतों के अनुसार, जिनका उल्लेख हम ऊपर कर चुके हैं, सामाजिक प्रगति की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला आपका आता है सामाजिक प्रगति मूल्यों पर आधारित है। पहला है आपका सामाजिक प्रगति मूल्यों पर आधारित है, ये हेडिंग होगा आपका। इसमें लिखना होगा कि विभिन्न समाजों में विभिन्न प्रकार के सामाजिक मूल्य होते हैं, यही कारण है कि सामाजिक प्रगति का स्वरूप भी बदला करता है। दूसरा आपका आता है प्रगति यानी कि परगत इच्छित उद्विकास है। यानी कि परगत से तात्पर्य ऐसे परिवर्तन से है जो इच्छित दिशा में होता है। उद्विकास के अंतर्गत भी परिवर्तन होता रहता है, उसमें दिशा भी होती है, लेकिन यह दिशा किसी निश्चित उद्देश्य की तरफ नहीं होती है। प्रगति में परिवर्तन की दिशा निश्चित तथा पूर्व निर्धारित होती है। तीसरा, प्रगति की धारणा तुलनात्मक। जब हम एक दी हुई व्यवस्था यानी कि जब हम एक दी हुई अवस्था में अन्य विकसित अवस्था को प्राप्त करते हैं तो उसे हम प्रगति कहते हैं। प्रगति की धारणा हमेशा ही तुलनात्मक होती है। हम एक समाज से दूसरे समाज की तुलना करके यह निर्धारित करते हैं कि कौन सा समाज अधिक प्रगतिशील है और किसी समाज में अभौतिक संस्कृति की प्रधानता होती है। तो किसी समाज में भौतिक संस्कृति की और इन विभिन्न संस्कृतियों के अपने अपने मापदंड हैं, जिनके आधार पर प्रगति को व्यक्त किया जाता है। उसके बाद फिर चौथा आपका प्रश्न आता है कि प्रगति सामूहिक जीवन को व्यक्त करता है। इसमें लिखना होगा आपको कि इसका संबंध किसी व्यक्ति विशेष के विकास से नहीं बल्कि परिवर्तन इसका प्रकार है, यानी कि परिवर्तन इसका प्रकार है और जिससे सामूहिक प्रगति होती है। समाज के अधिकांश व्यक्ति इच्छित उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकें तो हम कहेंगे कि प्रगति हो रही है। फिर पांचवा आता है कि प्रगति व्यक्तियों में परिवर्तनों पर आश्रित है। प्रगति अपने आप नहीं हो जाती बल्कि समाज के सभी व्यक्ति जब इच्छित लक्ष्य की ओर साथ साथ प्रयत्न करते हैं तभी समाज की प्रगति, यानी कि प्रगति का मतलब होता है विकसित, यानी कि आगे की ओर अग्रसर, यानी कि आगे की ओर हम बढ़ते हैं। अपने आर्थिक से हम आर्थिक क्रिया, आर्थिक शोषण होता है उसको हम पार करते हैं। उसका फिर छठा आपका आता है हेडिंग कि प्रगति मानव समाज तक ही सीमित है। चूँकि प्रगति को निर्धारण मूल्यों द्वारा होता है और ये मूल्य केवल मानव समाज में ही पाए जाते हैं। यही कारण है कि प्रगति की अवधारणा भी केवल मानव समाज तक ही सीमित है। अन्य जीवधारियों के कोई उद्देश्य नहीं होते जिनके लिए वे प्रगतिशील रहते हैं। फिर सातवां आता है आपका हेडिंग कि प्रगति दो तथ्यों पर आधारित है। प्रगति दो तथ्यों पर आधारित है। कौन कौन से? प्रथम तो आपका आता है साध्य की प्रकृति, साध्य की प्रकृति, और दूसरा आता है उनके प्रस्तुत अवस्था की बीच की दूरी, उनके अवस्था की बीच की दूरी। तो ये आपके आ जाते हैं प्रगति के दो तथ्यों के पर आधारित है। दो तथ्य प्रगति कौन कौन से दो तथ्य हैं? पहला साध्य की प्रकृति और दूसरा उनके प्रस्तुत अवस्था के बीच की दूरी। और अब तीसरा प्रश्न आता है आपका, चौथा प्रश्न कि पेरेटो का सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत। इसमें आता है कि सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांतों में पेरेटो के विचार भी महत्वपूर्ण है।
पेरेटो का सिद्धांत विभिन्न वर्गों की सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक स्थिति में होने वाले चक्रीय परिवर्तनों पर आधारित है। आपका विचार है कि प्रत्येक समाज की संरचना के ऊपर भाग में अभिजात वर्ग स्थित होता है, जबकि सबसे निचले स्तर यानी सबसे निचले वर्ग के अनुसार निम्न वर्ग कहा जाता है। आरंभिक व्यक्ति अपने गुणों और कुशलता के आधार पर अभिजात यानी उच्च जैसे ब्राह्मण वर्ग आते हैं, यानी कि सदस्यता प्राप्त करते हैं। लेकिन अभिजात वर्ग सदस्य बन जाने के कारण बाद धीरे धीरे भ्रष्ट तरीके अपनाने लगते हैं और इसके फलस्वरूप उनकी कुशलता और योग्यता में ह्रास होता है। इस प्रकार वे धीरे धीरे निम्न वर्ग की ओर आने लगते हैं और इन खाली स्थानों को भरने के लिए निम्न वर्ग के वे सदस्य ऊपर की ओर जाने लगते हैं जो अधिक बुद्धिमान और कुशल और साहसी होते हैं। मतलब ये किसके अनुसार? पेरेटो के सामाजिक सिद्धांत के सामाजिक परिवर्तन के अनुसार बताया जा रहा है। और इस प्रकार विभिन्न वर्गों की सामाजिक स्थिति में परिवर्तन होने से सामाजिक संरचना में परिवर्तन उत्पन्न होते हैं और इस प्रकार सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया निरंतर क्रियाशील रहती है। और परिवर्तन की इस स्थिति में पेरेटो ने अभिजात वर्ग का परिभ्रमण कहा है। पेरेटो जी के अनुसार कहा गया है कि चक्रीय परिवर्तन राजनीतिक, आर्थिक और आदर्शात्मक आदि सभी क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं। इसका कारण यह है कि समाज में कुछ चालक हुए होते हैं जो अपने तत्कालीन स्वार्थों को अधिक महत्व देते हैं, जबकि कुछ दूसरे चालक समूह के दायित्व के महत्व देते हैं और आदर्शवादी लक्ष्यों में बाहर जाना नहीं चाहते हैं। और इन दोनों चालकों से संबंधित वर्ग समाज में अपनी प्रभुत्ता स्थापित करने का है। भारत में 19वीं सदी में प्रारंभिक में से ही पश्चिमीकरण से हमारी सामाजिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाना आरंभ कर दिया और इस शताब्दी में आरंभ से सबसे पहले पेरेटो जी ने अभिजात वर्ग के परिभ्रमण की आधार यानी कि धारणा को काफ़ी व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत किया है, लेकिन आपके सिद्धांत में उनके कारकों को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत नहीं किया सका और विभिन्न वर्गों के स्थिति में परिवर्तन उत्पन्न होते हैं। तो ये आपका हो गया पेरेटो जी के सामाजिक परिवर्तन के रूप में। फिर आपका आता है 5वां प्रश्न कि संस्कृति की प्रक्रिया को संक्षिप्त विवेचना कीजिए। कि आपका आ जाता है यानी कि आता है द प्रोसेस ऑफ संस्कृतिजेशन। क्या कहते हैं इसे हम? कल्चरल संस्कृतिजेशन। डॉक्टर श्रीनिवास जी के अनुसार सामान्य रूप से संस्कृतिकरण एक जाति को जातीय संस्तरण में ऊंचा पद प्राप्त करने के योग्य बनाता है। संस्कृति की प्रक्रिया के अंतर्गत केवल उच्च जाति के रीति रिवाजों और आदतों को ही नहीं बल्कि उनके विचारों, मूल्यों तथा आदर्शों को भी ग्रहण करना होता है। वंश समूह के क्षेत्र में संस्कृतिकरण वंश के महत्व पर जोर देता है और इसीलिए उच्च वंश के साथ समरूपता स्थापित करना भी संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में आता है। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को अक्सर निम्न जातियाँ, जनजातियाँ और ऊपर की ओर गतिशीलता के रूप में देखा जाता है और इस गतिशीलता के परिणामस्वरूप सामाजिक या जातीय व्यवस्था में स्थिति का पदमूलक परिवर्तन होते हैं। भारतीय ग्रामीण समुदायों में संस्कृतिकरण का प्रक्रिया प्रभुजाति की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है। प्रभुजात होने के लिए किसी भी देश जाति में निम्न 3 विशेषताएं अनिवार्य हैं। पहला आपका आता है कि स्थानीय समुदाय के उपलब्ध विशेष कृषि भूमि से एक बड़े भाग पर उच्च जाति की स्वामित्व हो। दूसरा, उच्च जाति की सदस्य संख्या अधिक हो। और तीसरा आपका आता है कि स्थानीय सोपान में उच्च जाति को उच्च स्थान प्राप्त हो। भारतीय गांव में प्रभुता स्थापित करने में भूमि का मालिक होना एक निर्णायक तत्व है और भूमि पर स्वामित्व से केवल आर्थिक शक्ति ही नहीं अपितु सामाजिक प्रतिष्ठा भी बढ़ती है और इसलिए वह प्रभु जाति के रूप में उभरता है और संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में एक आदर्श जाति के रूप में मान लिया जाता है, चाहे जातीय सोपान हो में उसकी स्थिति निम्न ही क्यों ना हो। तो ये आता है आपका 5वां संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में संक्षिप्त। फिर छठा आता है आपका सामाजिक आंदोलन का महत्व को स्पष्ट कीजिए। सामाजिक आंदोलन के महत्व को स्पष्ट कीजिए। अब आपका आता है इसमें
किसी भी सामाजिक आंदोलन की महत्ता को पता उसके परिवर्तनकारी प्रभाव से लगाया जाता है। अन्य शब्दों में कहा जाता है कि सामाजिक आंदोलन का महत्व सामाजिक परिवर्तन की दर तथा गति से जुड़ा है। यदि किसी भी समाज परिवर्तन में सामाजिक आंदोलन के कारण हुआ तो सामाजिक आंदोलन के सार्थक कहा जाएगा, अन्यथा किसी महत्ता के बारे में कुछ भी नहीं कहा जाता है। आंदोलन के रूप में व्यक्तियों की इच्छा तथा उनकी अभिलाषा पर निर्भर करता है कि आखिर वे किस प्रकार के सामाजिक ढांचे पर निर्माण करना चाहते हैं। कुछ सामाजिक आंदोलन चरम सफलता को प्राप्त करते हैं, जबकि कुछ थोड़े समय के बाद ही उद्देश्य को प्राप्त किए समाप्त हो जाते हैं। इसका कारण आंदोलन की विचारधारा, जिसे हम कहते हैं आइडियोलॉजी, की अच्छाई और कमी कहा जाता है। परिवर्तन की आशा बढ़ जाती है। यहीं पे मैन महीम जी के प्रत्येक पीढ़ी द्वारा शुरू किया गया है और आंदोलन अपने पीढ़ी से भिन्न हुआ करता है। नई पीढ़ी की सदस्य सामाजिक विरासत, सोशल हेरिटेज के तत्वों यानी कि पुनर्मूल्यांकन पर इसके अनुरूप व्यवहार करने को तैयार करते हैं। और मूर जी ने कहा है कि समय समय पर एक ऐसी पीढ़ी अवतरित है जिसका विचार यह दृष्टिकोण पहले की अपेक्षा भिन्न हुआ करता है। भविष्य के बारे में उनका व्यवहार आदर्शक यानी कि आदर्शात्मक होगा और इस प्रकार आशावादी विचार लेकर वे आगे बढ़ते हैं। वास्तव में कोई भी समाज अपनी सभ्यता का विकास नहीं कर सकता जब तक कि वह अपने सदस्यों के व्यवहारों को निर्देशित करने में एक उच्च कोटि का आदर्श नहीं रख लेता। सामाजिक आंदोलन का वास्तविक स्वभाव समाज पर क्यों पड़ा? क्योंकि इसका निर्धारण से पता चलता है कि सामाजिक संस्थाएं किन अंशों से आंदोलन से प्रभावित हुई है। तो ये था आपका सामाजिक परिवर्तन यानी सामाजिक आंदोलन के महत्व के बारे में। फिर उसके बाद आपका 7वां प्रश्न, धर्मनिरपेक्षीकरण क्या है, स्पष्ट कीजिए। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। ये आपका सेक्शन बी का सबसे लास्टवां प्रश्न है और इस आपका अगर देखा जाए तो सबसे बार आपके पेपर में ये प्रश्न पूछा भी गया है। अगर आप देखिए, अगर मिक्सिंग क्वेश्चन अगर जो आपका सेक्शनाइज वाइज नहीं, सेमेस्टर वाइज नहीं था, उससे पहले अगर देखेंगे तो ये प्रश्न आपके पेपर में भी पहले भी पूछा गया था, क्योंकि ये प्रश्न बार आपके पेपर में पूछा जाता है। क्योंकि ये आपका सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अब आपको बताएंगे धर्मनिरपेक्षीकरण। धर्मनिरपेक्षीकरण अथवा लौकिकीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें परिणाम स्वरूप किसी समाज में धर्म के आधार पर सामाजिक व्यवहार में भेदभाव समाप्त किया जाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में जो पहले धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं था, जो हिंदू और मुस्लिम धर्म के अनुयायी सर्वाधिक और उनका व्यवहार उनके धर्म पर आधारित है, एक दूसरे का विरोधी हैं। अब धर्मनिरपेक्षीकरण की बात की जा रही है। वास्तव में धर्मनिरपेक्षीकरण जैसे सेकुलराइजेशन जो बुद्धिवाद यानी कि क्या होता है, रेशुलेशन और पर आधारित है। आधुनिकीकरण जिसे हम कहते हैं मॉडर्नाइजेशन के एक आवश्यक है, चूँकि प्रत्येक समाज में अब आधुनिकीकृत होना चाहता है। यही कारण है वह धर्मनिरपेक्षीकरण का आश्रय दे रहा है। धर्मनिरपेक्षीकरण का प्रत्यक्ष संबंध तार्किक दृष्टिकोण से है। इसका अंतर्गत विश्व की व्याख्या विशुद्ध चिंतन के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। समाज में जितने व्यवहार तर्कविहीन है वे इस प्रकार से यानी कि इस प्रक्रिया से द्वारा निष्पष्ट हो जाते हैं कि धर्मनिरपेक्षीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा परंपरागत विश्वासों तथा धारणाओं के स्थान पर तार्किक ज्ञान और प्रादुर्भाव होता है। प्रोफेसर श्रीनिवास जी ने लिखा है कि धर्मनिरपेक्षीकरण में यह बात निहित होता है जिसे पहले धार्मिक माना जाता है वह अब वैसा नहीं माना जाता है। उन्होंने अब स्पष्टीकरण करते हुए लिखा है कि उसमें विभेदीकरण की एक प्रक्रिया भी निहित है जिसके परिणाम स्वरूप समाज के विभिन्न आर्थिक, राजनीतिक, कानूनी तथा नैतिक पक्ष एक दूसरे के मामले में अधिकाधिक सावधान हो जाते हैं। धर्मनिरपेक्षीकरण में एक अन्य आवश्यक तत्व जो होता है आपका कार्य कारण संबंधों का प्रदर्शन, जैसे बुद्धिवाद जिसे कहते हैं रेशनलिज्म से भी संबोधित किया जाता है। प्रोफेसर निवास जी के अनुसार कहा गया है कि इसके अंतर्गत पारस्परिक विश्वासों और धारणाओं के स्थान पर आधुनिक ज्ञान को स्थापना निहित है। धर्मनिरपेक्षीकरण प्रक्रिया की यह विशेषता है कि पारंपरिक विश्वासों तथा तर्कहीन धारणाओं को यथासंभव नष्ट करने का प्रयत्न करती है। ऐसे विचार जो परंपरागत तथा जिन्हें कार्य कारण संबंध की कसौटी पर नहीं कसा जा सकता, वे
अपने आप इस प्रक्रिया से धर्मनिरपेक्षीकरण द्वारा समाप्त हो जाते हैं। यदि उनका अस्तित्व किसी प्रकार बना भी रहा तो उसे जनमत का समर्थन नहीं मिल पाता। धर्मनिरपेक्षीकरण के कारण ही हिंदुओं में प्रचलित अधिकांश पवित्रता और अपवित्रता की धारणाएं प्रायः समाप्त होती रही और विभिन्न अग्रणी समाजशास्त्रियों का मत है कि इस प्रक्रिया के कारण भारतवर्ष में अन्य जातियों की अपेक्षा हिंदू जाति के लोग ही अधिक प्रभावित हुए हैं, क्योंकि पवित्रता तथा अपवित्रता की धारणा जो हिंदू धर्म में केंद्रीय महत्व रखती है और अधिकांश अंशों में व्यापक भी है, अनेक कारणों में क्षीण होती जा रहे हैं। हो सकता है कि इसका एक कारण धर्मनिरपेक्षीकरण की प्रक्रिया के अतिरिक्त हिंदू धर्म के किसी एक केंद्रीय तथा देशव्यापी संगठन और उसके प्रधान का अभाव हो। यदि हिंदू धर्म में कोई भी केंद्रीय संगठन इस प्रकार का होता है तो इस बात का संभावना हो सकती थी कि परंपरागत पवित्रता तथा अपवित्रता की धारणा को कायम रखा जा सके। इस धारणाओं को यदि किसी प्रकार में कायम रखा जा सका तो इसका श्रेय जाति व्यवस्था, संयुक्त परिवार प्रणाली तथा ग्रामीण समुदायों को है, जो स्वयं परिवर्तित हो रहे हैं और उच्च तथा मध्य हिंदू वर्ग के लोग इस धर्मनिरपेक्षीकरण की प्रक्रिया से अधिक प्रभावित हो रहे हैं। तो ये होता है धर्मनिरपेक्षीकरण। धर्मनिरपेक्षीकरण से आप लोग को कुछ चीज़ें तो समझ में आई होंगी, यानी कि धर्मनिरपेक्षीकरण का मतलब होता है सबसे ज़्यादा हिंदू और मुस्लिमों में लेके। ये मैंने आपको पहले टॉपिक में बता चुका हूँ, लेकिन ये गलत बात है, क्योंकि ये आपको कभी भी चेष्टा नहीं यहाँ पे धर्मनिरपेक्षीकरण की कोई बात ही नहीं है। जो भी है सबका धर्म एक ही है, बस केवल उनकी जो भावनाएं हैं वो क्या है, थोड़ा छिन्न भाव का है, क्योंकि सभी का मजहब अलग है, सारा सब कुछ अलग है, फिर भी वो एक दूसरे को कट्टर, इसमें कहा जाता है कि वो व्यवहार जो करते हैं वो धर्म के आधार पर करते हैं। तो ये धर्म के आधार पर बिल्कुल ना करें और वो एक दूसरे से मिल भाव के रखें। जिनका जो धर्म है वो अपने धर्म से बिल्कुल सजग रहें और अपना अपना बिल्कुल से अपना कार्य करते रहें। तो ये था आज के इस धर्मनिरपेक्षीकरण से मतलब। उसका भी आपका आता है खंडसा। खंडसा में केवल आपको 2 प्रश्न अनिवार्य हैं और प्रत्येक प्रश्न का आंसर आपको 5 शब्दों में लिखना है। इसमें आपका 8वां प्रश्न है कि सामाजिक परिवर्तन का अर्थ एवं प्रगति का वर्णन कीजिए। बहुत ही बढ़िया प्रश्न ये भी आपका है। उसका फिर 9वां प्रश्न आता है आपका कि सूचना क्रांति में मीडिया की भूमिका की विवेचना कीजिए। 10वां प्रश्न आता है कि मालथस की जनसंख्या संबंधी सिद्धांत क्या है। और 11वां प्रश्न आता है कि वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है और वैश्वीकरण की विशेषताएं बताइए। तो ये आपके थे खंडसा यानी सेक्शन सी के सारे प्रश्न। सेक्शन सी के प्रश्न मैं आपको अलग से वीडियो बना दूंगा, जिससे कि आपको पढ़ने और समझने में थोड़ा आसानी हो जाए, जिससे आपको लिखने की नज़रिया भी पता चल जाए कि किस तरीके से हमें लिखना होगा और कैसे करना होगा क्वेश्चंस को। तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ से पता चल जाएगा। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर इसका PDF चाहिए तो अपने यूट्यूब चैनल में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग जुड़कर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट PDF प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप व्हाट्सएप लिंक से पढ़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप का लिंक भी अपडेट करा दिया गया है, वहाँ से आप लोग ग्रुप में पढ़ सकते हैं। जैसा भी आप पढ़ना चाहते हैं आपको बिल्कुल पढ़ सकते हैं। तो इसी के साथ अगली वीडियो में आप लोगों के साथ ज़रूर उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद दोस्तों।